नमस्कार दोस्तों, हेल्थ जॉब स्टडी में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फूड एंड न्यूट्रिशन की इस कड़ी में दोस्तों हम आज के क्लास को आगे बढ़ाते हैं और जो सबसे हमारी फर्स्ट पॉइंट है वो बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार से रिलेटेड है। तो हम लोग इसको पहले देखते हैं कि बैलेंस ऑफ डाइट यानी कि संतुलित आहार वह भोजन जिसमें शरीर की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए सभी पोषक तत्व सही एवं उचित मात्रा में उपलब्ध हो संतुलित आहार कहलाता है। और अभी तक जो हम लोगों ने न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा है, पोषक तत्वों के बारे में पढ़ा है, तो उसी को मिला के यहाँ बताई गई है कि जो भी भोजन हम लोग करते हैं उसमें यदि सही मात्रा में जितनी क्वांटिटी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है पोषक तत्वों की, अगर सही मात्रा में उसमें पोषक तत्व मौजूद हैं तो वो हमारा आहार जो है संतुलित आहार यानी कि बैलेंस ऑफ डाइट कहलाता है। अब न्यूट्रिशन एजुकेशन क्या है? तो पोषण शिक्षा के अंतर्गत व्यक्ति को उसकी आहार योजना के बारे में शिक्षा दी जाती है जिससे व्यक्ति कुपोषण का शिकार नहीं हो। यानी कि न्यूट्रिशन एजुकेशन यानी कि पोषण शिक्षा के अंतर्गत हमें बैलेंस ऑफ डाइट की शिक्षा तो दी ही जाती है, साथ ही साथ ये भी बताया जाता है हमें जो है किस प्रकार की भोजन करनी चाहिए ताकि हम कुपोषण का शिकार ना हो। पोषण वैज्ञानिकों के अनुसार मानव को पोषक तत्व नहीं मिलता अथवा कम मात्रा में मिलना ही कुपोषण की स्थिति है। यानी जो न्यूट्रिशन साइंटिस्ट होते हैं या न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं उनके अनुसार कि हम लोग जो भी भोजन करते हैं और उस भोजन में अगर हमें सही पोषक तत्वों की मात्रा नहीं मिल रही है तो हम जो है कुपोषण का शिकार हो सकते हैं या ऐसी स्थिति को ही हम लोग कुपोषण कहते हैं। इनके अलावा पोषक तत्वों की अधिक मात्रा में ग्रहण करना भी कुपोषण है। भोजन की अधिक मात्रा भी व्यक्ति को कुपोषित व घातक रोगों का शिकार बना सकती है। यानी हम लोग के भोजन में यदि पोषक तत्व कम है तो वो तो कुपोषण होता ही है। साथ ही साथ यदि हम लोग के भोजन में पोषक तत्वों की मात्राएं अधिक हो गई हों जिससे हमारे शरीर को हानि पहुंचता हो तो एक तरह से देखा जाए तो ये भी कुपोषण ही कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं माल न्यूट्रिशन जिसको कुपोषण बोलते हैं। तो कुपोषण वो अवस्था है जिसमें पौष्टिक पदार्थ और भोजन अव्यवस्थित रूप से लेने के कारण शरीर को पूरा पोषण नहीं मिल पाता है। यानी कि कुपोषण एक ऐसी स्थिति है, ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम लोग जो भी भोजन करते हैं उसमें जो है हमें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है। जो पोषक तत्व होते हैं वो अनबैलेंस होते हैं जो हमारे शरीर की जो है पूर्ति नहीं कर पाती है। ऐसी अवस्था को ही जो है हम लोग माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण कहते हैं। कुपोषण तब भी होता है जब किसी व्यक्ति के आहार में पोषक तत्वों की सही मात्रा नहीं होती है। वही बात है दोस्तों जो मैंने पहले पॉइंट पे आप लोग को समझाई। शरीर के लिए आवश्यक संतुलित आहार लंबे समय तक नहीं मिलना कुपोषण कहलाता है। कुपोषण के कारण महिलाएं और बच्चे आसानी से रोगों का शिकार हो जाते हैं। स्त्रियों में एनीमिया जिसको खून की कमी बोलते हैं और घेंघा रोग होता है, आयोडीन की कमी से गले फूल जाते हैं तथा बच्चों को सूखा रोग कुपोषण का शिकार भी होता है। अगर लंबे समय तक हम लोग पौष्टिक ग्रहण नहीं करते हैं, हमारे शरीर को जितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उतनी पूर्ति हम लोग नहीं कर पाते हैं तो इस स्थिति में क्या होते हैं, जो स्त्रियां होती हैं उनको खून की कमी हो जाती है, घेंघा रोग होने लगता है और बच्चों में जो है सूखा रोग हो जाता है। मीन्स ऑफ वे हड्डियाँ को ढांचा सिर्फ नज़र आते हैं, मांसपेशियों की कमी उनके शरीर में हो जाती है। कुपोषण और कुपोषण के प्रकार के भी जो है पिक्चर में आप लोगों को आगे दिखाऊंगा, आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। और जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे इसके पहले वाले क्लास की वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया हुआ है, वो पिछले क्लास वाले वीडियो भी आप लोग देख लीजिए ताकि अच्छे से जो है आप लोगों को समझ में आ जाए। अब देखते हैं दोस्तों प्रोटीन एनर्जी यानी कि माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन और कैलोरी की पर्याप्त मात्रा लेने से जो शारीरिक विकार अथवा समस्याएं पैदा होती हैं उसे प्रोटीन कुपोषण कहते हैं। यहाँ पे आप लोग सेंटेंस ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रोटीन और कैलोरी की पर्याप्त मात्रा, यहाँ पे ना जो है छूट गया है, आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा खुद से नोट्स बनाते समय कि प्रोटीन और कैलोरी की पर्याप्त मात्रा नहीं लेने से जो शारीरिक विकार अथवा समस्याएं पैदा होती हैं उसे प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण कहते हैं। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण शरीर के वजन में कमी करता है, क्योंकि दोस्तों न्यूट्रिएंट्स वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोटीन जो है मांसपेशियों का निर्माण करती है। तो जाहिर सी बात है अगर प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण शरीर में हुआ तो मांसपेशियां नहीं बनेंगी जिसके कारण हमारा जो है वजन
घटेगा ही और दुर्बलता को बढ़ाता है और हम काफ़ी पतले दुबले रहेंगे और शारीरिक वृद्धि तथा विकास में भी यह क्या करता है, अवरोध उत्पन्न करता है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के प्रकार, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो क्वासिक्योर होता है और दूसरा जो होता है वो मारस्मस होता है। तो क्वासिक्योर को हम लोग देखते हैं। क्वासिक्योर प्रोटीन की अधिक मात्रा के कारण होता है। यह तपेदिक, कैंसर, डायरिया, पाचन तंत्र की गड़बड़ी आदि रोग को जन्म देता है। यानी क्वासिक्योर जो होता है, जब हम लोग के शरीर में प्रोटीन की मात्रा अधिक हो जाती है उस समय जो है क्वासिक्योर होता है। नेक्स्ट जो है वो मारस्मस है। यह प्रोटीन की कम मात्रा लेने के कारण होता है। ये एनीमिया, शारीरिक एवं मानसिक विकास तथा वृद्धि में भी अवरोध और वजन में कमी व अन्य शारीरिक विकार उत्पन्न करते हैं। यानी सिंपल सा 2 पॉइंट याद रखना है। प्रोटीन कुपोषण के 2 प्रकार हैं, एक क्वासिक्योर जो प्रोटीन की अधिक मात्रा से होता है और दूसरा है मारस्मस जो प्रोटीन के कम मात्रा लेने से होता है। प्रोटीन की अधिक मात्रा से जो है तपेदिक, कैंसर, डायरिया, पाचन तंत्र में गड़बड़ी, गुर्दे के रोग जैसे बीमारियां होती हैं और प्रोटीन के कम मात्रा से एनीमिया, शारीरिक एवं मानसिक विकास तथा वृद्धि, अवरोध एवं वजन में कमी जैसी बीमारियां होती हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिया है माल न्यूट्रिशन, यानी जो इसको न्यूट्रिशन की कमी होती है। जिसको भी न्यूट्रिशन की कमी होती है वो कुछ इस टाइप से दिखता है, कमज़ोर हो जाते हैं बच्चे। और यहाँ पे टाइप्स ऑफ माल न्यूट्रिशन भी मैंने दे रखा है। क्वासिक्योर प्रोटीन की अधिक मात्रा से कुछ इस टाइप से जो है फूल जाते हैं और प्रोटीन की कम मात्रा से जो इस तरह से कुछ सिकुड़ जाते हैं। इसके अलावा प्रोटीन के और कई हानिकारक होते हैं जो यहाँ पे दे रखी है पॉइंट। प्रोटीन की कमी से दुर्बलता भी क्या होती है, उत्पन्न हो सकती है। अब कुपोषण के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। अब ये कुपोषण जो हम लोगों ने देखा है प्रोटीन की कमी से या प्रोटीन की अधिकता से, ये जो है या इनके अलावा जो भी माल न्यूट्रिशंस होते हैं वो क्यों हो सकते हैं, वो पॉइंट्स जो है यहाँ पे दे रखी हैं। गर्भवती स्त्रियों को प्रोटीन युक्त आहार नहीं मिलने से भी कुपोषण होता है। बच्चे को माँ का प्रथम दूध नहीं पिलाते हैं, इसके वजह से भी कुपोषण हो जाता है। माँ के द्वारा बच्चे को स्तनपान सही ढंग से नहीं कराया जाता है, इसके वजह से भी होता है। और कुछ अज्ञानता के कारण बच्चे को ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन युक्त आहार देना, जैसे दूध, अंडे, मांस, दाल आदि, ये भी कुपोषण का शिकार बना देती हैं। यानी कई लोगों को सही ज्ञान नहीं होता है, वे जानते हैं कि हम प्रोटीन खिलाएंगे तो शरीर मोटाएगा, ये होगा, तो उस स्थिति में वे बच्चे को अधिक अधिक खिलाया करते हैं, जिसके वजह से जो है दूध, मांस, अंडे, दाल, कई चीज़ें दी जाती हैं। इसके कारण भी जो है बच्चों में जो है क्वासिक्योर जैसी बीमारियाँ होने लगती हैं। अब हम लोग देखते हैं हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं यानी कि रेड ब्लड सेल्स में उपस्थित प्रोटीन है जो शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन व अन्य पदार्थ को पहुंचाने का कार्य करती है। हीमोग्लोबिन की सही मात्रा व सही प्रकार शरीर में ऑक्सीजन व अन्य पदार्थों की पूर्ति का उचित संचालन करता है। टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन में हम लोग देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। टाइप्स ऑफ हेमोग्लोबिन, पहला जो होता है हेमोग्लोबिन, दूसरा होता है हेमोग्लोबिन ए और तीसरा जो होता है हेमोग्लोबिन सी, डी, ई, एम एंड एस। तो इसके बारे में जो हम लोग बारी बारी से देखते हैं। हेमोग्लोबिन का यह प्रकार बढ़ते भ्रूण एवं नवजात में पाया जाता है। बाद में यह हीमोग्लोबिन ए में बदल जाता है। यानी जब भी महिलाएं गर्भ धारण करने वाली होती हैं, जिनके अंदर जो है भ्रूण बनता है, उस भ्रूण में जो है हीमोग्लोबिन का ये टाइप जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है, सिंपल सा हीमोग्लोबिन, वो वाला पाया जाता है। और जैसे ही भ्रूण बढ़ता है तो फिर ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो है हीमोग्लोबिन ए में बदल जाता है। अब हीमोग्लोबिन ए को देखते हैं। हीमोग्लोबिन स्वास्थ्यता का प्रतीक है। यानी कि इस सेंटेंस के कहने का मतलब ये हुआ कि जिनमें भी हीमोग्लोबिन ए टाइप पाया गया तो समझिए वह व्यक्ति या वह बच्चा जो है स्वस्थ कहलाएगा, पूर्ण रूप से वो स्वस्थ होता है। जिन वयस्क एवं बच्चों में हीमोग्लोबिन ए पाया जाता है वह वयस्क एवं बच्चे स्वस्थ कहलाते हैं। यानी याद रखिएगा, जो भ्रूण में होता है वो हीमोग्लोबिन होता है नॉर्मल वाला, और जब हम लोग बड़े हो जाते हैं और अगर हम लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं तो हमें जो है हीमोग्लोबिन ए हमारे बॉडी पे पाया जाएगा। अब हीमोग्लोबिन सी, डी, ई, एम एंड एस, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो आप लोग इस पॉइंट को अच्छे से देखिएगा। हीमोग्लोबिन के यह प्रकार असामान्य हीमोग्लोबिन, अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की श्रेणी में आते हैं तथा यदि व्यक्ति में हीमोग्लोबिन का यह प्रकार पाया जाए तो वह व्यक्ति रोगग्रस्त माना जाता है। पहला हम लोगों ने देखा कि जिनमें भी हीमोग्लोबिन ए पाया जाएगा
वो वयस्क हो या बच्चे हो स्वस्थ कहलाएंगे। लेकिन इसके दैट्स ऑपोजिट, यदि सी, डी, एम एंड एस इस टाइप के हीमोग्लोबिन अगर शरीर में पाया गया तो ये बीमारी का प्रतीक हो जाता है। यानी कि सी, डी, ई, एम एंड एस टाइप का हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन कहलाते हैं, और जिनमें वो जो है रोगग्रस्त यानी कि पेशेंट कहलाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फूड प्रिजर्वेशन, यानी कि खाद्य संरक्षण। खाद्य पदार्थ जो होते हैं उसको हम लोग कैसे संरक्षित करके रखते हैं ताकि लंबे समय तक चलाया जा सके, खाया जा सके, उसको हम लोग देखते हैं। खाद्य संरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो संग्रहित भोजन को ताज़ा रखती है और इसे खराब होने से बचाती है। तरीकों में खाद्य पदार्थों का प्रशीतन, नमक, सिरका या कुछ उत्पादों के रासायनिक परीक्षकों को खाद्य पदार्थों का सुखाना और डिब्बाबंद शामिल है। ये भोजन को बाद में खपत के लिए अपनी ताजगी बनाए रखने में मदद करते हैं। खाद्य संरक्षण भोजन में बैक्टीरिया को मारता है, और इस वाक्यों का कहने का मतलब यह है दोस्तों कि हम लोग जो भी भोजन को लंबे समय तक चलाने वाले होते हैं उसको जो है कुछ स्पेशल तरीके होते हैं जिसके वजह से वो भोजन खराब ना हो, तो हम उन तरीकों का इस्तेमाल करके भोजन को संरक्षित रखते हैं। यहाँ पे कुछ तरीकों के बारे में भी बताया गया, जैसे प्रशीतन यानी कि रेफ्रिजरेशन, या फिर किन्हीं में नमक डाल के भी रखते हैं ताकि जल्दी खराब ना हो, सिरका डालते हैं, और कुछ में जो है केमिकल परीक्षण हम लोग करते हैं। कुछ खाद्य पदार्थों को सुखाते हैं और किन्हीं खाद्य पदार्थों को डिब्बे में अच्छे से बंद करके रखते हैं ताकि वो हवा के संपर्क में ना आए और वो जल्दी खराब ना हो और हम उसको लंबे समय तक चला सके, खा सके। इसे फूड प्रिजर्वेशन यानी कि खाद्य संरक्षण कहते हैं। फूड प्रिजर्वेशन के यहाँ पे कुछ टेक्निक दे रखा है मैंने, आप लोग इस चार्ट को देख सकते हैं। ये दो टाइप के हम लोग कर सकते हैं, पहला जो होता है फिजिकल मेथड और दूसरा केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड में आप लोग देख सकते हैं ड्राइंग आएगा, चिलिंग आएगा, फ्रीजिंग, कैनिंग, स्मोकिंग, पास्चराइजेशन, ये फिजिकल मेथड के अंतर्गत आते हैं। और केमिकल मेथड के अंदर सॉल्टिंग, पिकलिंग एंड शुगरिंग, ये कुछ जो है फूड प्रिजर्वेशन के स्पेशल टेक्निक हैं। आगे हम लोग इसको बारी में डिटेल्स से देखते हैं। खाद्य संरक्षण के तरीके निम्नलिखित हैं इंडस्ट्रियल एरिया में। फर्स्ट जो है जैसे ड्राइंग फूड यानी कि सुखाना, किसी भी भोजन को जो है हम लोग सुखा के रखते हैं ताकि वो आगे चल सके, वही चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं खाद्य संरक्षण विधियों में से एक सबसे पुरानी विधि है खाद्य पदार्थ को सुखाकर संरक्षित करना। खाद्य संरक्षण के विधियों में से एक सबसे पुरानी विधि है खाद्य पदार्थ को सुखाकर संरक्षित करना, जिससे उसमें पानी की गतिविधि पर्याप्त मात्रा में कम हो जाती है, जिससे बैक्टीरिया का विकास बंद हो जाता है या देर से होने लगता है। सुखाने की प्रक्रिया वजन भी घटाती है, यानी कि ये सबसे पुरानी विधि है। खाद्य संरक्षण की सबसे पुरानी विधि क्या है, तो सुखाना यानी कि ड्राइंग फूड। इसके तहत उसके अंदर जो भी वाटर का अंश होता है वो खत्म हो जाता है, जिससे बैक्टीरिया नहीं लगते या फिर देरी से लगते हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो भी खाद्य पदार्थ होता है उसकी वजन में भी घटोतरी होती है। नेक्स्ट है वैक्यूम पैकिंग यानी कि निर्वात पैकिंग। निर्वात पैकिंग के तहत खाद्यों भंडारण एक निर्वात वातावरण में किया जाता है, आमतौर पर एक एयर टाइट बैग या बोतल में किया जाता है। निर्वात वातावरण बैक्टीरिया के जीवित रहने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन का स्रोत काट देती है, जिससे सड़न प्रक्रिया धीमा हो जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है दोस्तों, हम लोग जो कुरकुरे वगैरह के पैकेट जो होते हैं खाते हैं, कुरकुरे चिप्स के पैकेट, वो होता है वैक्यूम पैकिंग यानी कि निर्वात पैकिंग के अंतर्गत ही कुरकुरे के पैकेट या जो भी चिप्स के पैकेट होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, वो इसी माध्यम से जो है पैकिंग किया जाता है, जिसको निर्वात पैकिंग यानी वैक्यूम पैकेजिंग कहते हैं। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेशन यानी कि प्रशीतन। प्रशीतन यानी कि रेफ्रिजरेशन व्यावसायिक और घरेलू रूप से सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली एक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा विधियक खाद्य पदार्थों की श्रृंखला का संरक्षण किया जाता है, जिसमें शामिल है जैसे तैयार खाद्य सामग्री अपने अनपके होने की अवस्था में भी प्रशीतन की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए आलू वेफर्स फ्रीजर में रखे जाते हैं, लेकिन खुद आलू को कई महीने भंडार सुनिश्चित करने के लिए केवल एक ठंडी अंधेरी जगह की आवश्यकता होती है। तो रेफ्रिजरेशन कहने का मतलब हो गया कि ठंडा वातावरण, प्रशीतन यानी कि
ऐसे खाद्य पदार्थों को ठंडे वातावरण में रखते हैं, जैसे कुछ आप लोगों ने देखा सब्जियों को जो है फ्रिज के अंदर रखने पड़ते हैं और कुछ को जो है ऐसे ठंडे वातावरण अंधेरे में रखते हैं तो भी वो ठीक ही रह जाता है। तो ठंडे वातावरण में रखने की जो प्रक्रिया होती है खाद्य पदार्थों को, वो रेफ्रिजरेशन के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है कैनिंग, जिसको डिब्बाबंदी या बोतलबंदी भी बोलते हैं। डिब्बाबंदी में भोजन को पकाना, विसंक्रमित डब्बों या जारों में सील बंद करना और कोई शेष बैक्टीरिया को विसंक्रमण प्रक्रिया के तहत कमजोर करने या मार डालने के लिए कंटेनरों को उबाला जाना शामिल है। डिब्बाबंदी या बोतलबंदी हम लोग जो इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे अचार वगैरह हम लोग बनाते हैं, बोतल में अच्छे से पैक करके रखते हैं, उसको हम लोग जो है डिब्बाबंदी या बोतलबंदी का एग्जाम्पल में ले सकते हैं। फिल्ट्रेशन, पानी एक्चुअली शरबत होता है। बियर, जूस, शीतल पेय और अन्य तरल पदार्थों को छानकर सूक्ष्म जीवों को हटाया जा सकता है और छानने की यह प्रक्रिया ही फिल्ट्रेशन कहलाती है। यानी कि छानने खाद्य पदार्थों को अलग करते हैं, अलग संरक्षित करते हैं और इसी को जो हम लोग फिल्ट्रेशन यानी स्पंदन कहते हैं। फूड एरिडेशन, विकिरण, भोजन को आयनित विकिरण के अंतर्गत लाने को भोजन का विकिरण कहते हैं। या तो उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन या त्वरक से एक्सरे या गामा रे द्वारा, जिसको रेडियोधर्मी स्रोतों से उत्सर्जित किया जाता है, से उपचार किया जाता है। यानी कि दोस्तों जो रेडियो एक्टिव स्रोत होते हैं उसके माध्यम से भी जो है हम लोग क्या करते हैं, जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसको संरक्षित रखते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिया गया एक्सरे या गामा रे, जिसके वजह से जो भी बैक्टीरिया वगैरह उसमें मौजूद होते हैं वो सारे मार दिए जाते हैं और वो जल्दी सड़ता गलता नहीं है। तो ये भी फूड प्रिजर्वेशन का एक तरीका होता है। और इस तरीके में जो भी बैक्टीरिया होते हैं या फंफूद होते हैं, इसमें जो है कीटों का नाश हो जाता है और जो फल जल्दी पकने या सड़ने वाले होते हैं वे प्रक्रिया धीमा हो जाता है और उसका उपयोग हम लोग अधिक दिन तक करते हैं। अब आगे देखते हैं खाद्य संरक्षण के तरीके, घरेलू तरीके क्या हैं, जिससे जो है खाद्य पदार्थों में जो सूक्ष्म जीव होते हैं वे मर जाते हैं। इसके लिए हम लोग विकिरण करने के लिए तो बड़े एरिया की जरूरत होती है या कुछ टेक्निक की जरूरत होती है, लेकिन हम सिंपली घरेलू तरीके से जो है अगर उसको गर्म करते हैं, उबालते हैं, तो उससे भी जो है उसमें बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं और हमारा खाद्य पदार्थ संरक्षित हो जाता है कुछ लंबे समय तक के लिए। ऑक्सीकरण, उदाहरण के तौर पर सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग करना, यानी ऑक्सीकरण के माध्यम से भी जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, खाद्य पदार्थ को संरक्षित कर सकते हैं, यानी फूड प्रिजर्व कर सकते हैं। विषाक्त अवरोध, जैसे कि धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग, सिरका, शराब आदि, इन सभी का उपयोग करके भी जो है खाद्य पदार्थ को संरक्षित किया जा सकता है। सुखाकर यानी कि निर्जलीकरण करके भी जो है हम लोग खाद्य पदार्थ को संरक्षित कर सकते हैं। और कम टेम्परेचर यानी कि लो टेम्परेचर, जिसको ठंडा एरिया मैंने बताया, रेफ्रिजरेशन, इस विधि के माध्यम से भी जो है हम लोग अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पास्चुराइजेशन। ये एक गर्म करने की प्रक्रिया है जिसमें भोजन या तरल पदार्थ में से रोगजनक बैक्टीरिया को हटाने के लिए किया जाता है। इसमें सबसे हानिकारक सूक्ष्मजीवों को मारने के लिए भोजन को गर्म किया जाता है, जैसे कि डेयरी और अन्य उत्पादकों को पास्चुराइज किया जाता है। इस प्रक्रिया का नाम लुई पास्चर के नाम पर रखा गया है। ये याद रखिएगा, पास्चुरीकरण जो है लुई पास्चर के नाम पर जो रखा गया है। इसमें क्या होता है कि कोई भी पदार्थ, खाद्य पदार्थ जो होता है उसको काफ़ी ज़्यादा गर्म किया जाता है, फिर उसे जो है अचानक से ठंडा करके जो है किसी बोतल या पैकेट में पैक कर दिया जाता है। दूध की जो थैलियाँ आती है उस पर आप लोगों ने देखा होगा कि उस पर पास्चुराइज मिल्क लिखा हुआ रहता है, जिसको दोबारा उबालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसे हम बिना उबाले ही पी सकते हैं। तो ये प्रक्रिया जो होता है पास्चुरीकरण के माध्यम से होता है। उसको पहले बहुत ज़्यादा ही गर्म किया जाता है, फिर अचानक से ठंडा करके उसे थैलियों में पैक कर दिया जाता है। और ये प्रक्रिया जो है सर्वप्रथम लुई पास्चर द्वारा की गई थी, इसीलिए इसे लुई पास्चर के नाम पर पास्चुराइजेशन रखा गया है। इसे भी आप लोगों को याद रखनी है। अब देखते हैं WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेशन फॉर इन्वायरमेंटल सैनिटेशन। पर्यावरणीय स्वच्छता के लिए WHO की क्या परिभाषा है। तो पर्यावरण की स्वच्छता से तात्पर्य उन क्रियाओं व योजनाओं से है जिनका उद्देश्य पर्यावरण को सुधारना एवं विकसित करना है, जिससे लोग स्वस्थ रह सके। WHO का कहना है कि पर्यावरण स्वच्छता को हम लोग अपनाएंगे, पर्यावरण को स्वच्छ रखेंगे, तभी जाकर के लोगों का स्वास्थ्य जो है सुधरेगा, लोग स्वस्थ रह पाएंगे। पर्यावरण की स्वच्छता से तात्पर्य उन क्रियाओं या योजनाओं से है, यानी ऐसे काम करेंगे या ऐसी योजनाएं लाएंगे जिनका उद्देश्य जो है पर्यावरण को सुधारना होगा, जिससे लोगों का स्वास्थ्य बना रहे।
WHO के अनुसार विश्व के लोगों को स्वच्छ एवं शुद्ध जल उपलब्ध कराना ही पर्यावरण स्वच्छता का मुख्य व प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए। इनके अनुसार लगभग 2.4 मिलियन विश्व के लोग अस्वच्छ स्थानों पर रहते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा कि विश्व में जो है 2.4 मिलियन लोग अस्वच्छ स्थानों पर रहते हैं। WHO ने पर्यावरणीय स्वच्छता के प्रति सजग और उन्होंने अगले कुछ वर्षों के लिए अनेक नीतियां बनाई हैं, जैसे कि विश्व के प्रत्येक व्यक्ति के लिए पीने का पानी यानी कि स्वच्छ जल की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाए, सभी को स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण उपलब्ध हो, स्वस्थ एवं स्वच्छ को विकसित करने की योजना बनाई जाए और जल की अस्वच्छता के कारण जो बीमारियां होती है डायरिया वगैरह, उन पर जो है नियंत्रण लाया जाए। इनके अलावा स्वच्छता की चुनौती को व्यवहारिक बनाया जाए, घरों में जल की निकासी के पर्याप्त प्रबंध हो, पर्यावरणीय स्वच्छता से बच्चों में होने वाली बीमारियों के खतरे से अवगत कराया जाए, ताकि लोग जब सजग रहेंगे, जब बीमारियों के बारे में जानेंगे, तभी क्या करेंगे, स्वच्छता को अपनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट। इसीलिए यहाँ पे ये बोला गया है कि पर्यावरणीय स्वच्छता से बच्चों में होने वाली बीमारियों के खतरे से अवगत कराया जाए। ट्रेकोमा यानी कि आँखों का रोग जो होता है, जो पिक्चर भी मैंने दे रखी है, जो इस टाइप से होते हैं, लाल हो जाते हैं, इस टाइप से फोड़े जैसे जो है आँखें में आ जाती है, ये ट्रेकोमा रोग होता है। तो ये बीमारियाँ भी जो है गंदे पानी की वजह से ही होता है, तो वही चीज़ यहाँ पे बोली गई है। ट्रेकोमा रोग को दूर किया जाए जो जल की कमी एवं आँखों की अस्वच्छता के कारण होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे दोस्तों आज, जिसको जो है मैंने आप लोगों को बताया, और इसी के साथ जो है फूड एंड न्यूट्रिशन का चैप्टर ख़त्म हो जाता है। और वन शॉट में जो है जितना भी मैंने अभी क्लास लिया है, उन सभी का जो है, उन सभी क्लास को जो है इंक्लूड करके एक लंबा सा वीडियो मैं आप लोगों के लिए डालूंगा। तो आप लोग सभी क्लास को जो है एक साथ बैठे हुए एक बार में जो है देख सकते हो। वन शॉट वीडियो आप लोगों के लिए जल्द ही आ जाएगा। इसके अलावा RRB 2024 में जो हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर की जो भी सिलेबस है, उसके अनुसार अगला जो चैप्टर होगा उसकी भी क्लास में बहुत जल्द स्टार्ट करूंगा। तो आप लोग ज़रूर से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे वीडियो चाहिए या नहीं ये भी ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ मैं MCQ वाला क्वेश्चन भी लेकर के आने वाला हूँ, तो आप लोग चैनल के साथ ज़रूर से ज़रूर बने रहिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।